गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हम हमारे इस सेशन में डिस्कस करेंगे रीट में आने वाले एक टॉपिक का, जो कि सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड कह दीजिए या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह दीजिए, फर्स्ट यूनिट में है। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, तीन वर्ड लिखे हैं, एक लिखा है सब्जेक्ट, एक लिखा है वर्ब, एक लिखा है एग्रीमेंट। अब देखिए, इसमें बात कर लें हम एग्जाम का जो पैटर्न है उसका, कि रीट में किस पैटर्न से क्वेश्चन आता है। आपको एक सब्जेक्ट दिया जाएगा, उसको आपको पहचानना है। सिर्फ पहचानने में सिर्फ दो ही बात में से एक को चुनना है, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब लगा देनी है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको प्लूरल वर्ब लगा देनी है। तो हमें सब्जेक्ट की पहचान करना सीखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अब देखिए, हम इसके एक शब्द के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले जैसे हम बात करें स्टूडेंट्स कि ये जो हमने सब्जेक्ट लिखा है ये क्या है, तो देखिए सब्जेक्ट जो वर्ड लिखा है, इस सब्जेक्ट वर्ड से मतलब है, सब्जेक्ट होता है कौन? डूअर। डूअर, डूअर का मतलब हम हिंदी में कह सकते हैं काम करने वाला, काम को करने वाला। काम को करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जो काम करता है यानी जिसके द्वारा क्रिया संपादित होती है, जिसके द्वारा क्रिया को किया जाता है, वह शब्द उस वाक्य में क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। फिर से सुनिए एक बार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब डूअर। डूअर किसको? डूअर कौन? काम को करने वाला। काम को करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कार्य किसके द्वारा हो रहा है? कार्य को करने वाला यानी क्रिया को संपादित करने वाला, क्रिया को पूर्ण करने वाला जो व्यक्ति है या जो वर्ड है, वह वर्ड क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, एक पॉइंट। अब देखिए, सेकंड स्टेप पे हम ये समझते हैं कि सब्जेक्ट बन कौन सकता है, यानी सब्जेक्ट बनने की योग्यता किस में होती है। जैसे देखिए, कोई भी कार्य करने के लिए एक योग्यता फिक्स है। जैसे मान लीजिए अभी आप टीचर्स की भर्ती में आपने फॉर्म लगाया है, आप टीचर्स का कंपटीशन दे रहे हैं, तो आपके पास एक योग्यता है कि आप बीएसटीसी हैं या फिर एसटीसी कर रखी है, बीएड कर रखी है और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। तो ये आपकी क्या है? योग्यता है। वैसे ही एक सब्जेक्ट बनने की योग्यता क्या है? तो सब्जेक्ट बनने की योग्यता की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट कौन हो सकता है? तो देखिए, एक बार मैं आपको मेरे हाथ की तरफ देखिए, मैं आपको पॉइंट बताता हूं सब्जेक्ट कौन हो सकता है। नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कौन, फिर जेरेंड हो सकता है। एक जेरेंड जो है वो क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है। नाउन फ्रेज सब्जेक्ट हो सकता है। एक क्लोज जो है वो भी किसी सेंटेंस का क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये इतनी चीजें जो हैं वो सब्जेक्ट बन सकती हैं। तो हम बात करें कि सब्जेक्ट कौन हो सकता है या सब्जेक्ट बनने की योग्यता किसमें है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर लें कि जैसे सब्जेक्ट बनने की योग्यता किसमें है, तो सब्जेक्ट बनने की योग्यता किसमें है? ये हमारा क्वेश्चन है खुद से। अब हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना है। जैसे देखिए, एक नाउन जो है वो क्या बन सकता है? सब्जेक्ट। पहला पॉइंट हम इसमें डिस्कस करें कि क्या कौन बन सकता है? नाउन। नाउन का मतलब जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा संज्ञा। संज्ञा शब्द क्या बन सकता है? सब्जेक्ट। संज्ञा कौन होता है? किसी निश्चित व्यक्ति का नाम बताने वाला शब्द संज्ञा है। फिर से देखिए, मैं रिपीट करता हूं, संज्ञा किसको कहना है? किसी भी निश्चित व्यक्ति का नाम बताने वाला शब्द संज्ञा है। निश्चित स्थान का नाम बताने वाला शब्द संज्ञा है। किसी वस्तु का नाम बताने वाला शब्द संज्ञा है। अनिश्चित स्थान का नाम संज्ञा है। अनिश्चित व्यक्ति का नाम संज्ञा है। निश्चित व्यक्ति जैसे हमने कहा राम, निश्चित हो गया। लेकिन हमने कहा स्टूडेंट, टीचर, क्लर्क, मैनेजर, लीडर, ये शब्द क्या हैं? इनसे व्यक्ति विशेष का बोध होता है। लेकिन
निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता है। फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता है। तो निश्चित व्यक्ति का नाम बताने वाला शब्द भी नाउन, और दूसरी तरफ अनिश्चित व्यक्ति का नाम बताने वाला शब्द भी क्या होता है, नाउन। और नाउन शब्द में एक योग्यता है, वो क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। फिर अनिश्चित स्थान, जैसे हमने बोला डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, विलेज, टाउन, ये शब्द अनिश्चित हैं, लेकिन इनकी जगह हम बोले इंडिया, राजस्थान, सीकर, मुंबई, दिल्ली, तो ये क्या है, इनसे निश्चित स्थान का पता चलता है। तो निश्चित स्थान का नाम बताने वाला शब्द या अनिश्चित स्थान का नाम बताने वाला शब्द क्या होता है, नाउन होता है। अब इसके बाद में आगे और बात करें, किसी भी व्यक्ति का नाम बताने वाला शब्द नाउन, ठीक है, निश्चित, अनिश्चित। किसी स्थान का नाम बताने वाला शब्द नाउन, निश्चित या अनिश्चित। वस्तु विशेष का नाम बताने वाला शब्द नाउन है। फिर देखिए, गिनती कीजिए, मैं आराम ढंग से बोल रहा हूं, धीरे से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए शब्द। नाउन कौन हो सकता है, क्योंकि अब नाउन टॉपिक पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, नाउन हो सकता है पशु का नाम, पक्षी का नाम, फल का नाम, सब्जी का नाम, ठीक है, व्यवसाय का नाम, किसी धातु का नाम, ठीक है, किसी भी तरल पदार्थ का नाम, किसी भी द्रव पदार्थ का नाम, किसी भी पोशाक का नाम, संस्कृति का नाम, किसी भी भाषा, विषय, इन सब के नाम को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। और नाउन क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। बी पॉइंट देखिए, और सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज जो है वो क्या बन सकता है, संज्ञा वाक्यांश, संज्ञा वाक्यांश सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद में 3C पॉइंट, नाउन फ्रेज किसको कहेंगे कि एक नाउन शब्द हो, उसके साथ में जैसे आर्टिकल्स लगे हुए हों, पजेजिव एडजेक्टिव लगे हुए हों, ठीक है। तो नाउन हेडवर्ड यानी मुख्य शब्द क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा, वो नाउन फ्रेज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हम लिख दें एग्जाम्पल के बतौर दिस स्टूडेंट, दिस स्टूडेंट। अब इसमें हेडवर्ड कौन है, स्टूडेंट है, ये हेड वर्ड है, HW हेड वर्ड, और ये इसका क्या है, मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव है। अब ये दोनों मिलकर के एक फ्रेज बना रहे हैं, उसको कहते हैं नाउन फ्रेज, ठीक है। इसके बाद में देखिए 3 नंबर पे बात करें तो कोई भी प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। कौन बन सकता है सेंटेंस का सब्जेक्ट, प्रोनाउन। यानी 3 चीजें अपन ने डिस्कस कर ली। नाउन सब्जेक्ट बनने की योग्यता किन में होती है, तो पहला हम चर्चा कर लें नाउन, नाउन किसको कहते हैं ये मैंने आपको बताया है। फिर दूसरी चर्चा कर लें नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज कौन होता है ये भी बताया है। फिर इसके बाद में देखिए नेक्स्ट बात करें हम, नाउन फ्रेज के बाद में हम चर्चा कर लें तो प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने की योग्यता रखता है। इसके बाद में देखिए डी पॉइंट, डी पॉइंट है कोई भी जेरेंड, जेरेंड क्या है, सब्जेक्ट बनने की योग्यता रखता है। अब जेरेंड समझिए क्या होता है, वर्ब है कोई भी वर्ब, और उस वर्ब में हमने ING लगा दिया, और वो ING जो वर्ब है वो क्रिया का काम नहीं करे बल्कि नाउन का काम करे। किसका काम करे, नाउन का, उसे कहते हैं अंग्रेजी में जेरेंड। फिर से समझिए कि कोई वर्ब थी, कोई भी वर्ब है, जैसे मान लीजिए प्ले है, स्विम है, रन है, इनमें ING लगा दें तो रनिंग हो जाएगा, स्विमिंग हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि ये किसी वाक्य में किसका काम करें, क्रिया का काम छोड़ करके नाउन का काम करें तो उसे कहा जाता है जेरेंड, जो भी हम आगे उदाहरण लिखेंगे देखना। फिर E नंबर पे पॉइंट है इंफिनिटिव, इंफिनिटिव, इंफिनिटिव किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। इंफिनिटिव का मतलब होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बन सकती है, सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है ई के बाद में एफ, कि कोई भी क्लॉज, क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, उपवाक्य क्या बन सकता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। तो देखिए हमारे यहाँ जो टॉपिक था वो टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। बात कर लें कि ये कौन कौन सी एग्जाम में आएगा, तो देखिए मुख्य रूप से जैसे अभी फिलहाल रिट होनी है, रिट में आएगा। फिर इसके बाद में एसएससी की बात करें तो एसएससी में भी आता है। बैंक की बात करें तो बैंक के क्वेश्चन बैंक की एग्जाम में भी आता है।
एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स के एग्जाम में भी ये टॉपिक शामिल है। फिर इसके बाद में हम बात करें एयरफोर्स बैंक एसएससी के बाद में नेवी में भी आता है। अगर हम बात करें सेकंड ग्रेड तो सेकंड ग्रेड में भी आता है। अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रेड की तो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है उस फर्स्ट पेपर में भी आता है। जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में भी आता है, एलडीसी के एग्जाम में भी आता है। मतलब ये जो टॉपिक है आप बहुत सारी, अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत सारी एग्जाम में आता है, रीट में भी आता है, एसएससी में भी आता है, बैंक में भी आता है। तो अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास जो सब टॉपिक था वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम इनमें तीनों टॉपिक में से एक एक वर्ड के बारे में बात कर रहे थे। तो सब्जेक्ट कौन होता है, मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की। तो सब्जेक्ट होता है डूअर, यानी काम करने वाला। अब देखिए, ध्यान आपको यह देना था कि सब्जेक्ट बनने की क्वालिटी किस में होती है। तो सब्जेक्ट बनने की योग्यता, जैसे मैंने कहा भाई मास्टर बनने की योग्यता किस में होती है, या मास्टर की परीक्षा लगे कौन दे सकता है, बीएड किया हुआ व्यक्ति, बीएसटीसी किया हुआ व्यक्ति और ग्रेजुएशन किया हुआ। वैसे ही सब्जेक्ट बनने की योग्यता किन में होती है, तो सब्जेक्ट बनने की योग्यता होती है नाउन में। नाउन में मैंने आपको बताया कोई भी नाम, जैसे व्यक्ति का निश्चित या अनिश्चित, किसी स्थान का निश्चित या अनिश्चित। फिर इसके बाद में जैसे मैंने चर्चा की पशु, पक्षी, व्यवसाय, पोशाक, संस्कृति, भाषा, विज्ञान, अपने विषय, सबका नाम क्या है, नाउन है। फिर नाउन फ्रेज क्या बन सकता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट। प्रोनाउन सेंटेंस का क्या बन सकता है, सब्जेक्ट। फिर जेरेंट सेंटेंस का क्या बन सकता है, सब्जेक्ट। फिर इन्फिनेटिव सेंटेंस का क्या बन सकती है, सब्जेक्ट। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब। फिर एप कि क्लोज जो होता है वो भी सेंटेंस का क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। ये इतने जो पॉइंट हैं इनमें सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने की क्वालिटी है। अब देखिए, सब्जेक्ट जो है वो दो तरीके का हो सकता है, यानी हम सब्जेक्ट को दो नाम दे सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या नाम दे सकते हैं भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो देखिए बोर्ड पे, जैसे हम बात कर लें कि नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है ना, कोई भी नाउन हो वो सेंटेंस का क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे देखिए, एक नंबर पॉइंट मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे हमने लिख दिया बॉय, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के दो ही नाम होंगे, एक तो सिंगुलर और एक प्लूरल, ठीक है। हमें पहले यही पहचानना है कि प्लूरल है या सिंगुलर है, आपको सिर्फ इतनी पहचान करनी है। फिर इतनी पहचान करने के बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा। वर्ब भी दो नाम में रखी जा सकती है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। तो देखिए, जैसे मैंने शब्द लिखा बॉय, तो ये बॉय शब्द जो है ये सिंगुलर है, लेकिन इधर जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं बॉयज, तो ये क्या है, प्लूरल है। अब मान लीजिए किसी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर बॉय शब्द है, तो कौन सा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। और अगर बॉयज लिखेंगे तो कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। अब समझना क्या है कि यदि बॉय है तो हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है, और बॉयज है तो प्लूरल वर्ब लगानी है। फिर इसके बाद में देखिए, प्रोनाउन की बात करें, जैसे हम, ये तो हो गया नाउन। नाउन सेंटेंस का क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। अब बात करें हम प्रोनाउन की, तो देखिए प्रोनाउन में आपको याद रखना है कि प्रोनाउन कौन कौन से हैं। तो इधर देखिए, जैसे मान लीजिए मैं लिखूं ही प्रोनाउन है, सी प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है। देखिए ही, सी, इट ये आपके क्या है, प्रोनाउन है, और ये सिंगुलर है। जैसे मान लीजिए किसी वाक्य में ही को कर्ता बनाया गया, किसी वाक्य में सी को कर्ता बनाया गया, किसी वाक्य में इट को कर्ता बनाया गया, तो इनको कौन सा सब्जेक्ट मानेंगे, तो सब्जेक्ट दो ही श्रेणी है, सब्जेक्ट की दो ही श्रेणी है, सब्जेक्ट के दो ही वर्ग हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है या सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है। तो ये प्रोनाउन ही, सी, इट, ये कौन से प्रोनाउन हैं, सिंगुलर प्रोनाउन है। तो जब इनको लिखेंगे तो ये कौन से सब्जेक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब बात करें हम इधर, तो जैसे देखिए दे शब्द है, ये प्लूरल प्रोनाउन है, वी शब्द है, प्लूरल प्रोनाउन है। फिर इसके बाद में जैसे यू शब्द है, ये प्लूरल प्रोनाउन है। यानी पहली बात तो ये डिसाइड कर लीजिए, ही, सी, इट, तीन शब्द तो ये, दे, वी और यू, तीन शब्द, ये 6 शब्द मिलकर के ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोनाउन हैं। अब देखिए इनको अलग अलग श्रेणी में बांट लेते हैं। ही, सी, इट तो सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएंगे। दे, वी और यू ये क्या हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट माने जाएंगे। आई जो है
वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। तो आई जो है वो क्या है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। जब हम आई के साथ एम लिखते हैं तो आई सिंगुलर है, जब हम आई के साथ हैव लिखते हैं तो आई क्या होता है, प्लूरल होता है। तो आई में दो गुण हैं, फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, आई में दो गुण हैं, आई सिंगुलर भी है और आई प्लूरल भी है। अब बात देखिए, हम बात करें इसके बाद में नाउन फ्रेज की, कि कोई नाउन फ्रेज सब्जेक्ट बन सकता है क्या। तो नाउन फ्रेज का मतलब यूं समझिए, हेडवर्ड यानी मुख्य शब्द नाउन होना चाहिए, उससे पहले हम उसके साथ में दो चार शब्द और लगा दें तो एक से अधिक शब्दों का समूह है। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह है, या तो शब्द की संख्या कितनी हो, दो, शब्दों की संख्या कितनी हो डियर स्टूडेंट्स, दो, या दो से अधिक, तो हम उसको कहते हैं फ्रेज। अब अगर उसका हेडवर्ड जो है मुख्य शब्द वो नाउन होगा तो वो कहलाएगा नाउन फ्रेज। जैसे मान लीजिए मैं एक वर्ड लिखता हूं, जैसे ए लिख दिया, क्या लिखा, ए, फिर बाद में इसके लगा दिया गुड, फिर इसके बाद में मैंने लगा दिया बॉय, ए गुड बॉय। अब यहां पे देखिए शब्दों की संख्या कितनी हो गई, एक, दो, तीन, तीन हो गई ना। अब ये तो है हेडवर्ड, मुखिया है, मुखिया कैसे है, गुड किसकी विशेषता बता रहा है, बॉय की, और ए भी किसके लिए आया, बॉय के लिए। तो ये दोनों शब्द जो हैं वो इसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब समझिए इसकी विशेषता बताने के लिए यूज हुए। तो ये हेडवर्ड है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्या है, आर्टिकल। सबको समझ आ रहा है, ये है आर्टिकल। अब इन तीनों शब्दों के समूह को हम कहेंगे फ्रेज। अब कौन सा फ्रेज, तो हम हेडवर्ड कौन है, नाउन, तो इसको कह देंगे नाउन फ्रेज। क्या कह देंगे स्टूडेंट्स, नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज जो है वो सेंटेंस के क्या बन सकता है, सब्जेक्ट। अब जैसे ए गुड बॉय सब्जेक्ट बनेगा, तो देखिए बॉय क्या था, सिंगुलर, तो ये तीनों शब्द मिलकर के अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनते हैं तो इनको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में पहचाना जाएगा। और क्रिया कैसे आ जाएगी, सिंगुलर। ए गुड बॉय इज हियर, मान लो ये सेंटेंस है। अब ये देखिए ये वर्ब है, समझ गए, और ये क्या था, सब्जेक्ट। अब ये सिंगुलर था इसलिए हमने कैसी वर्ब लगा दी, सिंगुलर वर्ब लगा दी। यहां तक बात क्लियर स्टूडेंट्स। अब बात करें हम किसकी, जेरेंड की। तो जेरेंड का मतलब मैंने आपको समझाया, जेरेंड बराबर क्या होता है, डी पॉइंट था हमारा कि सब्जेक्ट कौन बन सकता है, जेरेंड। तो जेरेंड का मतलब समझिए, जैसे देखो जेरेंड का मतलब समझना है, वर्ब प्लस क्या होता है, आईएनजी, और ये काम किसका करे, नाउन का। काम किसका करे, वर्ब प्लस आईएनजी, और शर्त है नाउन का काम करे। अब देखो तो इसको क्या कहा जाता है, जेरेंड। जैसे देखो मैं स्विम शब्द लिख दूं, स्विम, SWIM, और अब मैं इसमें आईएनजी लगा दूं तो शब्द हो गया स्विमिंग, ठीक है। अब स्विमिंग शब्द जो है अगर मैं इसके साथ में ऐसे लिख दूं, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, क्या लिखा, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। अब देखिए स्विमिंग शब्द यहां इस वाक्य में करता है, कर्ता का मतलब क्या, सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर है। क्या है इसकी, पहली बात ये करता है, फिर दूसरी बात ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है ना। सिंगुलर है इसलिए इज जो है ये इस वाक्य की क्या है, क्रिया, और ये क्रिया हमने कैसी लगाई, सिंगुलर। इज क्रिया हमेशा क्या होती है दोस्तों, सिंगुलर होती है। तो ये अब यहां पे क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब इसका नाम है जेरेंड, इसका नाम क्या है, जेरेंड, यानी ये जो स्विमिंग शब्द है ये क्या है, जेरेंड। तो ये बात कि जेरेंड शब्द क्या बन सकता है, वाक्य का कर्ता। जेरेंड में कर्ता बनने की योग्यता होती है। कैसे, जेरेंड किसको कह रहे हैं, वर्ब में क्या लगे, आईएनजी, तो क्या बन जाता है, वो जेरेंड बन जाता है। और जेरेंड वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है। जब जेरेंड वाक्य का सब्जेक्ट बनता है तो अगर एक ही है तो क्रिया हमेशा सिंगुलर आएगी। तो यहां क्रिया कैसी आई, सिंगुलर आई। कंप्लीट बात। अब देखो स्विम की स्पेलिंग में मैंने SWIM स्विम की स्पेलिंग होती है, आईएनजी लगाते ही मैंने डबल एम लिखा। ये क्यों लिखा, तो मैं आपको एक रूल बताता हूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में ध्यान से। देखिए क्रिया के
क्रिया के अंत में कॉन्सनेंट हो, कॉन्सनेंट यानी कि अंग्रेजी में 5 ही वोवल हैं ए से जेड तक, ए ई आई ओ यू। तो किसी भी क्रिया के अंत में मान लो क्या है, कॉन्सनेंट है। क्रिया के अंत में कॉन्सनेंट हो तथा उससे पहले वावल हो तो क्या, तो देखिए नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आ रहा है निकल के। तो क्या होगा, अब अगर हम उस क्रिया में या उस शब्द में कोई भी प्रत्यय जोड़ेंगे, हिंदी में समझिए प्रत्यय जोड़ेंगे, जैसे मान लो आईएनजी जोड़ोगे, ईडी जोड़ोगे, ईएन जोड़ोगे, कुछ भी जोड़ोगे, तो ये लास्ट में शब्द के अंत में लगने वाले जो शब्द होते हैं उनको कहा जाता है प्रत्यय। क्लियर, प्रत्यय कहते हैं ना। तो अब देखिए, अब अगर कोई प्रत्यय जोड़ेंगे ना तो कॉन्सनेंट डबल हो जाएगा, कॉन्सनेंट अक्षर को डबल कर देंगे, तो कॉन्सनेंट अक्षर को डबल कर देंगे। जैसे देखो काम की बात, SWIM लिखा, अंत में क्या आ रहा है, कॉन्सनेंट, एम क्या है, कॉन्सनेंट, और उस तथा उससे पहले क्या हो, वोवल, आई क्या है, वोवल। अंग्रेजी में 5 वोवल है ना, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। तो 5 वोवल हैं, तो अंत में कॉन्सनेंट और उससे पहले क्या आ रहा है, वोवल। अब इसमें हम कोई भी प्रत्यय जोड़ें, तो जैसे देखिए आईएनजी क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, तो अब इसकी स्पेलिंग हो जाएगी डबल, यानी एम जो है कॉन्सनेंट अक्षर को डबल कर देंगे। तो कॉन्सनेंट कौन है, एम, तो यहां पे डबल हो जाएगा स्विमिंग। फिर जैसे देखो RUN रन, प्लस करो ING, तो देखिए अंत में क्या आ रहा है, कॉन्सनेंट, उससे पहले क्या आ रहा है, वोवल। अब देखिए दोनों को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल एन आ जाएगा, रनिंग। तो स्टूडेंट सबको याद हो गया होगा कि कोई भी क्रिया है ना उसके अंत में क्या होना चाहिए, कॉन्सनेंट, और उस कॉन्सनेंट से ठीक पहले, यानी हम कह सकते हैं लास्ट अक्षर और सेकंड लास्ट अक्षर। एक तो लास्ट अक्षर कॉन्सनेंट हो, सेकंड लास्ट अक्षर क्या हो, वोवल। तो क्या करना है आपको, सेकंड लास्ट जो अक्षर यदि क्या है वोवल, तो जो लास्ट अक्षर है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या करने पे, प्रत्यय जोड़ने पे। जैसे कि हम उसमें क्या जोड़ें, ING, जैसे कि हम उसमें क्या जोड़ें, ED जोड़ें, तो डबल हो जाएगा। जैसे ED का एक उदाहरण लिख करके बताता हूं आपको, जैसे स्टॉप वर्ब है, स्टॉप, ठीक है ना। अब इसमें मान लीजिए मैंने ED लगाया, नियम देखो, लास्ट अक्षर तो क्या है, कॉन्सनेंट, और सेकंड लास्ट अक्षर O, ये क्या है, वोवल। तो अब देखिए स्टॉप की स्पेलिंग ऐसे हो जाएगी, STPPED, स्टॉप्ड, डबल P हो जाएगा। क्लियर बात। तो कोई भी, हम अब अपने मुख्य टॉपिक पे आ जाते हैं। मुख्य टॉपिक था कि जेरेंड क्या बन सकता है, सब्जेक्ट, ठीक है। और जब अकेला जेरेंड किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा तो जेरेंड को सिंगुलर सब्जेक्ट मानना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि हम किसको सिंगुलर और किसको प्लूरल माने। फिर से अच्छे से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, सिंगुलर किसको माने और प्लूरल किसको माने, ये दो बातें ही अपने लिए मायने रखती हैं, ठीक है ना। तो यदि जेरेंड अकेला है तो उसे कौन सा सब्जेक्ट मानना है, सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि जेरेंड क्या है, दो हैं, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन अभी अभी इतना ही सीखें कि अगर एक जेरेंड दिया हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। जेरेंड कहते किसको हैं, क्रिया में ING लगे और वो कर्ता के स्थान पे आए या नाउन जैसा काम करे तो वो क्या होता है, जेरेंड। इसके बाद में देखिए हम बात कर लेते हैं हमारे किसकी, हम बात करते हैं, देखिए इंफिनिटिव। लास्ट में हमारे पास ई पॉइंट था कि इंफिनिटिव सेंटेंस का क्या बन सकती है, सब्जेक्ट, इंफिनिटिव। तो इंफिनिटिव बराबर समझिए 2 प्लस वर्ब, 2 प्लस वर्ब, ठीक है ना। 2 प्लस वर्ब क्या होती है, इंफिनिटिव। और जब ये नाउन जैसा काम करे, क्या करे, नाउन जैसा काम करे तो ये सब्जेक्ट बन सकती है, ठीक है। अब देखिए एक कहानी आपने काफी बार सुनी होगी, दूसरों में गलती ढूंढना
दूसरों में गलती निकालना बहुत ही आसान काम है। एक लोकोक्ति है, एक कहावत है, एक कोटेशन है जो आपने सुना होगा सबने, दूसरों में गलती ढूंढना, दूसरों में गलती निकालना बहुत आसान काम है। तो देखिए अब मैं यहां बताता हूं, टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स इज एन इजी टास्क, देखें बोर्ड पे, टू फाइंड। अब देखिए ये फाइंड तो क्या है, वर्ब है, यानी कि क्रिया है। फाइंड क्या है, क्रिया। फाइंड क्या है, क्रिया। इससे पहले क्या लगाया, टू लगाया, तो ये दोनों मिलकर के इनको क्या नाम रख दिया, दोनों को मिलाकर के, टू प्लस वर्ब को मिलाकर के नाम रख दिया इंफिनिटिव। दोनों को मिलाकर के क्या नाम दिया गया, इंफिनिटिव। अब ये इंफिनिटिव यहां पे वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट। अब जब इंफिनिटिव एक ही होती है ना तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो यहां पे टू फाइंड के लिए क्या आया, वर्ब इज, और ये वर्ब जो है ये आपकी वर्ब कैसी है, सिंगुलर। इसका मतलब हमें एक बात सीखने को मिली कि टू प्लस वर्ब दोनों को मिलाकर के नाम दिया गया इंफिनिटिव। क्या नाम रख दिया हमने, नाम रखने वाले भी हम ही हैं इसलिए कंफ्यूज ना हो। टू प्लस वर्ब को हमने नाम दिया क्या, इंफिनिटिव। याद हो गया होगा। अब इंफिनिटिव यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर एक इंफिनिटिव है तो वो क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। तो अब यहां देखिए, टू फाइंड इज एन इजी टास्क, क्या, टू फॉल्ट इन अदर्स, कंप्लीट बात यहां पे। तो अब यहां देखिए इंफिनिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, जेरेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। जेरेंड किसका नाम रखा हमने, वर्ब प्लस आईएनजी को क्या कह रहे हैं, जेरेंड, जब वह किसका काम करे, नाउन का। अब वह नाउन का काम कर रही है या नहीं कर रही है यह समझने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आईएनजी लगा हुआ शब्द आपके परीक्षा में, आपकी एग्जाम में कर्ता के स्थान पे हो, उसके बाद क्रिया पूछ रहा हो, तो आईएनजी लगा हुआ शब्द जेरेंड है, फिक्स मान लेना है, और उसके साथ सिंगुलर क्रिया आ जाएगी। अब देखिए हम बात कर लें आगे कि वर्ब के बाद में अब लास्ट था कि क्लोज सेंटेंस का क्या बन सकता है, सब्जेक्ट। क्लोज क्या बन सकता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये था, एफ पॉइंट था क्लोज। क्लोज बराबर है हिंदी में उपवाक्य, ठीक है। उपवाक्य सेंटेंस का क्या बन सकता है, सब्जेक्ट। अब पहली बात तो ये समझो कि क्लोज कहते किसको है, तो दो या दो से अधिक शब्दों का वो समूह है जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो। तो देखो मैं लिखता हूं बोर्ड पे, ध्यान से देख लीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों का वो समूह है जिसमें एक कर्ता व एक क्रिया हो, क्लोज कहलाएगा, क्लोज कहलाएगा। कंप्लीट बात फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्लोज किसको कहें, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह है जिसमें, या वो समूह है जिसमें एक कर्ता व एक क्या हो, क्रिया, क्या कहलाएगा, क्लोज कहलाएगा। जैसे देखो मैं लिखता हूं यहां पे, वॉट यू से, वॉट यू से, वॉट यू से। अब देखिए इधर, वॉट एक शब्द, यू दो शब्द और से तीन शब्द। अब ये तीन शब्दों का समूह है। इसमें देखो SAY से, ये तो है वर्ब, और ये कौन सी वर्ब है, तो ध्यान दीजिएगा मैं ये भी बताता हूं, ये प्लूरल वर्ब है। कैसी वर्ब है, प्लूरल, क्योंकि यू जो है ये क्या है, प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। और अभी हमने बात किया था या बात की थी, स्टूडेंट याद होगा आपको, सब्जेक्ट बनने की योग्यता किसमें भी होती है, प्रोनाउन में भी होती है। तो ये प्रोनाउन है, और कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल, ठीक है। तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल है इसलिए प्लूरल क्रिया आई। यूं समझिए
किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट राजा होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? राजा। और वाक्य में क्रिया रानी होती है। हमेशा रानी को राजा के अनुसार चलना है, यानी राजा सिंगुलर हो सकता है तो क्रिया भी यानी कि रानी भी क्या होगी? सिंगुलर। राजा प्लूरल हो सकता है यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है तो क्रिया यानी कि रानी भी क्या होगी? प्लूरल होगी। तो देखिए यहां पे ये प्रोनाउन जो है ये प्लूरल है, इसलिए हमने यहां पे वर्ब कैसी लिखी? प्लूरल लिखी। बात समझ में आ गई? व्हाट यू से, अब ये क्लोज है, सेंटेंस नहीं है। ध्यान से सुन लो, सेंटेंस यानी वाक्य, सेंटेंस यानी वाक्य, क्लोज उपवाक्य, वाक्य नहीं उपवाक्य, दोनों में अंतर है। सेंटेंस का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों का समूह है, संपूर्ण अर्थ दे, पूरा अर्थ दे, समझ में आ जाए। और उपवाक्य वो होता है जिसके कंप्लीट अर्थ ना निकले। तो देखिए व्हाट यू से, इसका कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा, तो व्हाट यू से अब ये क्लोज है। कैसे? दो या दो से अधिक शब्दों का वो समूह है जिसमें एक कर्ता व एक क्रिया हो, जिसमें एक कर्ता और एक क्या हो? क्रिया। तो इसमें एक कर्ता भी है और एक क्रिया भी है। कर्ता कौन है? यू, जो क्या है? प्लूरल। क्रिया कौन है? वर्ब है से, जो कि क्या है? प्लूरल। तीनों शब्दों के समूह को हम कहेंगे क्लोज। अब ये वाक्य का सब्जेक्ट बनता है तो इसके साथ में क्रिया आ जाएगी। अब ये क्लोज वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा। व्हाट यू से इज नॉट क्लियर, व्हाट यू से इज नॉट क्लियर। देखो व्हाट यू से इज नॉट क्लियर, वो क्या नहीं है? स्पष्ट नहीं है। तुमने क्या कहा वो स्पष्ट नहीं है। तो अब ये इतना था जो पार्ट था, ये था क्लोज। नहीं दिख रहा हो तो देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट यू से ये क्लोज था क्योंकि इसमें एक कर्ता और एक क्रिया है, ठीक है ना। इज नॉट क्लियर, तुमने क्या कहा वो स्पष्ट नहीं है। तो अब यहां ये पूरा क्लोज जो है वो वाक्य का क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। अब याद रखो इसके साथ इज क्यों लगाया? तो यदि कोई क्लोज है और एक ही क्लोज है, वो वाक्य का सब्जेक्ट बने तो उसे सिंगुलर मान लेना है। क्या मान लेना है? सिंगुलर। ये एक ही क्लोज था, व्हाट यू से, ये क्या था? एक ही क्लोज था, इसलिए हमने इसको कर्ता मान लिया। और ये कर्ता कैसा होगा दोस्तों? सिंगुलर। इसलिए हमने क्रिया भी कौन सी लगाई? सिंगुलर। ये क्रिया कौन सी थी? वर्ब थी। और ये वर्ब कैसी थी? सिंगुलर वर्ब थी। कैसी वर्ब थी स्टूडेंट्स? सिंगुलर वर्ब थी। तो एक क्लोज जो है वो किसी सेंटेंस का क्या बन सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हमारा जो टॉपिक था स्टूडेंट्स, वो टॉपिक क्या था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, कौन कौन सी एग्जाम में आएगा तो वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ध्यान से देख लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। रीट में आएगा, सेकंड ग्रेड इंग्लिश के पेपर में आता है, फर्स्ट ग्रेड में भी आता है, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में भी आता है, बैंक एसएससी में भी आता है, नेवी एयरफोर्स में भी आता है। यानी बहुत सारी एग्जाम में ये टॉपिक जो है वो शामिल है। टॉपिक का नाम था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 3 शब्द थे, हम एक शब्द के बारे में पूरी चर्चा कर चुके हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, काम को करने वाला। समझ आ रहा है ना? काम को करने वाला यानी क्रिया को संपादित करने वाला शब्द क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। फिर सब्जेक्ट बनने की योग्यता किसमें होती है, हमें ये जानकारी होनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो सब्जेक्ट बनने की योग्यता होती है नाउन में, नाउन फ्रेज में। तो नाउन फ्रेज मैंने आपको लिख करके समझा दिया। हेडवर्ड क्या हो? नाउन हो। और उससे पहले हम आर्टिकल्स लगा दें, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव कौन? जिनको नहीं पता है ध्यान से सुन लो। माई, आवर, योवर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। तो ऐसा अगर कोई ग्रुप है 2 या 2 से अधिक शब्दों का तो वो नाउन फ्रेज है। प्रोनाउन सेंटेंस का क्या बन सकते हैं? सब्जेक्ट बन सकते हैं। जेरेंड वर्ब के साथ क्या लग जाए? आईएनजी। इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है। इन्फिनिटिव 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्लोज, ये सब क्या बन सकते हैं? सब्जेक्ट। अब इन सब के मैंने आपको एग्जांपल लिख करके बता दिए। देखो बॉय क्या है? नाउन, ए पॉइंट हो गया। नाउन सेंटेंस का क्या बन सकता है? सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल। देखो अब
बॉय सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। बॉयज ये प्लूरल है, तो ये शब्द लिखेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा, ये शब्द लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्रिया कैसी आएगी, सिंगुलर। जैसे याद रखने के लिए मैंने अभी आपको बताया, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट राजा होता है और वर्ब क्या होती है, उसकी रानी। तो राजा के अनुसार प्रजा चलती है, तो राजा के अनुसार प्रजा चलती है मतलब राजा यदि सिंगुलर यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्रिया भी सिंगुलर, राजा यदि प्लूरल यानी कि कर्ता प्लूरल तो क्रिया भी प्लूरल। फिर इसके बाद में देखिए बी पॉइंट था, प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। तो मैंने ही, सी, इट 3 शब्द लिखे, ये तीनों प्रोनाउन है। ये जब वाक्य के सब्जेक्ट होंगे तो प्रोनाउन सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये तीनों में एक विशेषता है, तीनों ही सिंगुलर हैं, तीनों ही क्या है, सिंगुलर। तो इनके होने पे सिंगुलर वर्ब आएगी। फिर देखो दे, वी और यू ये प्लूरल हैं, तो इनके होने पे प्लूरल वर्ब आएगी। यानी अगर हम सब्जेक्ट के स्थान पे दे लिखेंगे, वी लिखेंगे, यू लिखेंगे तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। इसके बाद देखो सी पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया, एक नाउन फ्रेज जो है वो वाक्य का कर्ता बन सकता है। जैसे बॉय शब्द क्या है, नाउन, इसके मैंने पहले क्या लगा दिया, गुड, फिर इससे पहले क्या लगा दिया, ए, 3 शब्द बन गए, ए, गुड, बॉय। ठीक है, अब बॉय नाउन है तो इन तीनों शब्दों के समूह को नाम देंगे हम नाउन फ्रेज। इनका क्या नाम रख देंगे भाई, नाउन फ्रेज नाम रख देंगे। जैसे अपने घर पे हम किसी बच्चे का, इनका सबका नाम नहीं रखते हैं, चिंटू, पिंटू, डॉग का नाम रख देते हैं, डॉगी का शेरू, ठीक है ना। तो इन तीनों शब्दों का नाम भी हमने रख दिया क्या, नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज किसको कहना है, जब नाउन शब्द हेड हो उसके पहले 1-2 शब्द आर्टिकल, एडजेक्टिव ऐसे लगे हों तो वो नाउन फ्रेज है। अगर वह सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, ऐसी उसमें योग्यता है। अब वो अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल सब्जेक्ट, और सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहां पे इज वर्ब आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में जेरेंड। तो जेरेंड के लिए मैंने आपको समझाया, वर्ब प्लस आईएनजी को क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। कब कहते हैं, शर्त है नाउन का काम करे। अब मान लो आपको नहीं समझ में आया कि नाउन का काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो मैं आपको एक सीधा सा तरीका बताता हूं, सभी गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं अपने स्वास्थ्य की नहीं आपके स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि आपके भले की बात कर रहा हूं। आपके भले की बात की पता कैसे चले कि ये जेरेंड यानी कि नाउन जैसा काम कर रहा है, तो एक बात बताता हूं, ध्यान से सुन लो। क्रिया के तुरंत बाद आईएनजी लगा हुआ शब्द है तो जेरेंड है। क्रिया के तुरंत बाद यदि आईएनजी लगा हुआ शब्द है तो जेरेंड है। ठीक है, अगर क्रिया से ठीक पहले आईएनजी लगा हुआ शब्द है तो जेरेंड है। 2 बातें। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि आईएनजी लगे हुए शब्द से पहले 5 भाई नहीं हो, आईएनजी लगे हुए शब्द से पहले 5 भाई नहीं हो, कौन कौन, इज, एम, आर, वोज, वर। फिर से बोल रहा हूं, ये 5 भाई हैं, इज, एम, आर, वोज, वर। यदि ये आईएनजी शब्द से पहले नहीं है ना तो आईएनजी शब्द जेरेंड है। आईएनजी शब्द क्या है, जेरेंड है। ठीक है, आईएनजी शब्द पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो कंडीशन अलग है, वहां पे अभी नहीं जाना है। फिर इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट था, हमने आईएनजी, मैंने इसके बीच आपको एक और रूल बताया कि मैंने स्विम की स्पेलिंग में डबल एम क्यों लगाया, एम तो एक ही आता है, तो इसके लिए मैंने आपको रूल समझाया। ये आपको बहुत जगह काम में आएगा, शुद्ध लिखने के काम में आएगा, रटने वाली बात नहीं है। 1 मिनट वेट कीजिए, स्क्रीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब देखिए कि जैसे हमने कोई वर्ड लिखा, उस वर्ड की जो स्पेलिंग है ना, उस स्पेलिंग के अंत में तो क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देख लीजिए, क्रिया के अंत में, क्रिया की जगह कोई भी शब्द हो, अगर उसके अंत में क्या है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, 5 अक्षरों को छोड़कर, ए से जेड तक 5 अक्षरों को छोड़ दो, ए को, ई को, आई को, ओ को, यू को, बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है। ठीक है ना, तो क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट हो तथा उससे पहले वोवल हो। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं दूसरे शब्दों में, क्रिया मतलब जो शब्द लिखा है उसका लास्ट अक्षर तो क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, और सेकंड लास्ट अक्षर क्या हो, वोवल। तो लास्ट अक्षर को डबल कर देते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। कब, जब हम उसमें प्रत्यय जोड़ेंगे। अब प्रत्यय क्या जोड़ेंगे आप, जैसे आपने आईएनजी जोड़ा, मान लीजिए आपने ईएस जोड़ा,
आपने ईडी जोड़ा तो जो लास्ट अक्षर है ना वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे स्विम की स्पेलिंग लिखी तो स्विमिंग में डबल एम आ जाएगा। रन की स्पेलिंग लिखी देखो RUN, लास्ट में क्या आ रहा था एन, उससे पहले क्या आ रहा था यू, ING लगाया क्या हो गया रनिंग। स्टॉप लिखा तो स्टॉप में देखिए ईडी लगाया, ईडी प्रत्यय है, अब STOP की जगह हो जाएगा STOPPED, स्टॉप्ड। फिर देखिए इन्फिनिटिव किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने की योग्यता रखता है, तो इन्फिनिटिव कौन होता है, टू प्लस वर्ब को क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। टू प्लस वर्ब को क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। देखिए एक लाइन आपने सुनी होगी कि दूसरों में गलतियों को ढूंढना, दूसरों की गलती बताना बड़ा आसान काम है ना। तो टू फाइंड, फाइंड क्रिया है, टू इससे पहले प्रीपोजिशन है, दोनों को मिलाकर के नाम दिया गया इन्फिनिटिव। दोनों को मिलाकर के क्या नाम दिया गया, इन्फिनिटिव नाम दिया गया। फिर हमने लिख दिया आगे इज एन इजी टास्क, इज एन इजी टास्क। देखिए आपको बेहतर समझ में आए इसलिए मैं थोड़े अक्षर खोल खोल करके लिखता हूं, फिर भी मान लीजिए कोई नहीं समझ में आए तो आप व्हाट्सएप करके और आपका कोई डाउट हो उसे क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद था क्लोज। क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य। हम क्लोज किसको कहें, तो देखिए मैंने आपको बताया दो या दो से अधिक शब्दों का वो समूह है। दो या दो से अधिक शब्द कितने हो, दो हो चाहे दो से अधिक, जिसमें एक कर्ता व एक क्रिया हो, जिसमें एक कर्ता व क्या हो, एक क्रिया, तो उसे क्या कह देंगे, क्लोज कह देंगे। उसे क्या कह देंगे, क्लोज कह देंगे। अब देखिए ये पार्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए नहीं है ना। फिर भी मान लीजिए जैसे इस टॉपिक को कोई जिसको बढ़िया इंग्लिश आती है या जो वास्तव में सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश से दे रहा है, तो उसके लिए ये डेफिनेशन पर्याप्त नहीं है। जैसे यहां क्रिया का मतलब है फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, ए ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स विच कंसिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड क्लोज। उनके लिए ये डेफिनेशन सही है। तो अब यहां पे देखिए, तो अब लेकिन उनके लिए अलग से क्लास डालेंगे। अब यहां देखिए वोट यू से, ये क्या था, वोट यू से, यू प्रोनाउन था जो प्लूरल था, से वर्ब थी जो प्लूरल है। कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी भी वर्ब की, हमारी डिक्शनरी में जितनी भी वर्ब है ना, उनकी फर्स्ट फॉर्म जो होती है, उनका वास्तविक रूप जो होता है, उनका मूल रूप जो होता है, उसको हमेशा प्लूरल माना गया है। फिर से सुन लीजिए, डिक्शनरी में कितनी भी वर्ब हो, जितनी भी वर्ब हैं, असंख्य हैं, ठीक है, जिनकी संख्या निश्चित नहीं है, उनका मूल रूप, उनकी वास्तविक फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। तो से जो है ये फर्स्ट फॉर्म है तो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, तो कर्ता और क्रिया के बीच क्या हो गया, समझौता हो गया, दोनों बराबर हैं, दोनों ही प्लूरल हैं। अब देखिए यहां पे ये व्हाट यू से, ये तीन शब्दों का समूह जो है ये क्लोज है। और इज नॉट क्लियर, आप कहते हैं ना व्हाट यू से, तुमने क्या कहा, मुझे सही से सुनाई नहीं दिया। फोन पे बात करते हुए कई बार कहते हैं ना, तूने क्या कहा, मुझे सही सुनाई नहीं दिया, तो व्हाट यू से इज नॉट क्लियर। तो ये तीन शब्दों का समूह जो क्लोज था, ये इस वाक्य का क्या है, कर्ता, और ये क्या बन गया, कर्ता, कर्ता बन गया। तो इसके साथ क्रिया लगाई हमने इज। अब क्रिया इज क्यों लगाई, जब एक ही क्लोज हो ना तो वो उसे क्या माना जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। फिर से देख लीजिए, एक ही क्लोज हो तो उसे क्या माना जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, और उसके साथ वर्ब कैसी आएगी दोस्तों, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो अब मैंने, अब तक हम इस बात पे चर्चा कर चुके हैं बहुत बढ़िया ढंग से कि सब्जेक्ट कौन बन सकता है, सिर्फ ये कि सब्जेक्ट कौन बन सकता है। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, नाउन, नाउन फ्रेज, प्रोनाउन, जेरेंड, इंफिनिटिव और छठवां क्लोज, ये वाक्य के सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब सब्जेक्ट दो श्रेणी का हो सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब हमें आगे जो पढ़ना है उसमें यही चर्चा करनी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल। इसका मतलब हमें पहचान करनी है, हमें यह सीखना है किन शब्दों को सिंगुलर और किन को प्लूरल माने, और क्रिया सिंगुलर और प्लूरल। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे वर्ड की, वर्ब। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक जो लिखा उसमें तीन शब्द हैं, तो अब सेकंड शब्द यानी बी शब्द पे हम चर्चा करते हैं, वर्ब। देखो मैं वर्ब की बात करूं यानी कि हिंदी में हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स क्रिया। क्या कह सकते हैं, क्रिया। अब ध्यान से सुनो, क्रिया किसको कहते हैं,
क्रिया कहते हैं जो कार्य को बताए। क्रिया, क्रिया का मतलब है जो किसी घटना को बताए, किसी अवस्था को बताए, किसी मूड को बताए, ठीक है ना, और किसी एक्शन क्या है यह बताए, वो क्या होता है, क्रिया होता है। अब क्रिया जो है वो सिंगुलर और प्लूरल होती है। क्रिया भी क्या होती है, सिंगुलर और प्लूरल होती है। तो देखिए, काम वो शब्द क्रिया होता है जो कर्ता के द्वारा होने वाले कार्य की ओर संकेत करे, यानी कर्ता जो है वो क्या काम कर रहा है यह बताने वाला शब्द क्या होता है, क्रिया। देखिए, क्रिया किसको कहना है, कर्ता के द्वारा कौन सी एक्टिविटी हो रही है, क्या काम हो रहा है, वह क्या है, क्रिया है, ठीक है ना। जैसे कर्ता मान लीजिए राम, तो राम, फिर राम दौड़ रहा है, तो राम जो करता है इसका काम क्या है, ये क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्रिया है। इंग्लिश में क्या हो गया, रन, ठीक है। अब देखिए, क्रिया जो है ना उसको दो भागों में बांटा गया है। अब डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें क्रिया समझनी है, और यह समझना जरूरी है क्योंकि सिंगुलर क्रिया कौन सी है और प्लूरल क्रिया कौन सी है यह जानना जरूरी है। क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारा मेन टारगेट है, लक्ष्य बिंदु है, वो सिर्फ यही तो है, हमें कर्ता देगा। देखो परीक्षा में क्या होता है, परीक्षा में प्रश्न क्या आएगा, रीट की बात कर लीजिए, चाहे आप और एग्जाम की बात कर लीजिए, मुख्य रूप से मान लीजिए हम रीट को फोकस करें तो आपको प्रश्न क्या देगा, कर्ता दिया हुआ होगा, कर्ता दिया हुआ होगा, सिर्फ उसके बारे में यह पहचान करनी होगी आपको कि यह सिंगुलर है या प्लूरल। क्या क्या जानना है देख लीजिए, और प्रपंच में नहीं पढ़ना है, टारगेट को क्लियर कीजिए। देखिए, यदि लक्ष्य धुंधला हो, लक्ष्य अंधकारमय हो, लक्ष्य कांपता रहे, झूलता रहे, तो निशाना लगाना संभव नहीं है। तो लक्ष्य क्लियर कर लीजिए। इसमें सीखना क्या है, लक्ष्य क्लियर है कि हमें कर्ता दिया हुआ रहेगा, क्या देगा और क्या पूछेगा, ये दो चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है। अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं यानी साक्षात्कार, तो हमें पहले से अनुमान लगाना होता है, पूर्वानुमान, क्या पूछेगा और मुझे क्या जवाब देना है। तो ऐसे ही जब आप किसी भी सब्जेक्ट, चाहे आप साइको पढ़िए, चाहे आप सोशल स्टडी पढ़िए, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, कुछ भी पढ़िए, साइंस में बायो, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कुछ भी पढ़िए, पढ़ने के पहले आपको यह क्लियर कर लेना है पूछेगा क्या और मुझे क्या देना है। तो यहां आपको देगा क्या, देगा आपको सब्जेक्ट, उसकी सिर्फ पहचान करनी है दो चीजों में, सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। और क्रिया सिंगुलर है तो सिंगुलर क्रिया अटैच कर देनी है, और प्लूरल है तो प्लूरल क्रिया, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट वाक्य का क्या होता है, राजा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, वर्ब दो प्रकार की होती हैं, वर्ब दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मुख्य क्रिया, ठीक है, और एक होती है सहायक क्रिया। आपने सुना होगा सहायक क्रिया। अब देखो, मैं अगर मुख्य क्रिया को, आपने नाम सुना होगा मैन वर्ब, मैन वर्ब सुना है ना, इसका शुद्ध नाम होता है लेक्सिकल वर्ब, लेकिन हमने अधिकतर पढ़ा मैन वर्ब। हमारे जो अध्यापक थे उन्होंने सिखाया मैन वर्ब, क्यों, क्योंकि ये लेक्सिकल वर्ड थोड़ा कठिन है, तो उन्होंने इसका पर्यायवाची शब्द ढूंढा ताकि और आसानी से समझ जाए विद्यार्थी। तो मैन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब दोनों एक ही नाम है, दोनों का अर्थ मुख्य क्रिया होता है। सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, या इसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब। देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। अब देखिए, मुख्य क्रिया, क्रिया का पता करना है, क्रिया सिंगुलर कौन सी, प्लूरल कौन सी। तो अभी देखिए, आगे चलते जाते हैं और आसान वे में आपको समझाता हूं। वर्ब, मुख्य वर्ब जो होती है ना कोई सी भी, उस वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। कितनी फॉर्म होती हैं, 5। देखिए 5 का आंकड़ा याद रखिए। अभी थोड़े दिन पहले, 3 दिन पहले की बात है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मनाया जाता है क्या? अब देखिए,
ये एक ऐसा क्वेश्चन है जीके का जो बार बार पूछा गया है। मैं आपसे कहूं तो जो पीछे आरएएस की एग्जाम हुई उसके फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन था। 2012 या 13 की जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसके फर्स्ट पेपर में भी एक क्वेश्चन था, क्या कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पांडवों की संख्या 5, क्रिया के भाग 5, नाउन के प्रकार 5, फिर से सुन लो, नाउन के प्रकार 5, क्रिया के भाग 5, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, और पांडवों की संख्या भी 5 ही थी। तो ये 5 का आंकड़ा आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगर आप कैलेंडर देखेंगे तो 5 तारीख हर महीने की किसी न किसी दिवस के रूप में या किसी न किसी रूप में फेमस है, याद कर लीजिए। अब देखिए यहां पे बात करें मैन वर्ब, तो किसी भी मैन वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। कितनी फॉर्म होती हैं दोस्तों? 5। देखिए पहली फॉर्म जो होती है उसको कहते हैं PRESENT, प्रेजेंट। दूसरी जो फॉर्म होती है उसको कहते हैं दोस्तों पास्ट। फिर तीसरी जो फॉर्म होती है उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, और जो चौथी फॉर्म होती है उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहले मैं 3 लिख देता हूं, जो बढ़िया आपको आती हो जो वर्ब, जैसे देखो आपने गो सुना होगा, जियो गो मिस जाना, इसकी WENT ये सेकंड फॉर्म, ठीक है, और गोन GONE गोन ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब हमने इनमें भी ज्ञान लगा लिया। प्रेजेंट फॉर्म को कहते हैं हम पहली फॉर्म, कहते हो ना, और सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म को कहते हैं हम सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि इसको कहते हैं थर्ड फॉर्म। अब देखिए चौथी फॉर्म होती है प्रेजेंट, देखो चौथी फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, इसको चौथी फॉर्म कहते हैं। इसको ING क्रिया भी कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्या कहते हैं? ING। तो G प्लस गो प्लस ING, गोइंग, ठीक है। और 5वीं फॉर्म होती है उसका नाम होता है इन्फिनिटिव। अभी हम चर्चा कर रहे थे इन्फिनिटिव, 2 प्लस वर्ब, तो 2 प्लस गो। अब देखो एक जो वर्ब होती है ना उसकी 5 फॉर्म होती हैं। पहली फॉर्म को कहा जाता है प्रेजेंट फॉर्म, जिसको हम सेकंड फॉर्म कहते हैं उसका नाम है पास्ट फॉर्म। जहां भी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है पास्ट सिंपल टेंस बन जाता है। ध्यान से सुनिए, जहां भी वर्ब की क्या आ जाती है सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस बन जाता है, ठीक है ना। टेंस नाम की चिड़िया होती ही नहीं है, वर्ब ही होती है। और ये 5 फॉर्म अगर आपको याद है ना तो आप 12 टेंस बना सकते हैं। कैसे, मैं भी आपको बताऊंगा। देखो जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए प्रेजेंट सिंपल टेंस, जहां पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म आ जाए पास्ट सिंपल टेंस। फिर देखो पास्ट पार्टिसिपल, इससे टोटल 3 टेंस बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। यानी कि जो थर्ड फॉर्म होती है ना क्रिया की तीसरी फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल नाम दे रहे हैं। ध्यान से सुनो, नाम क्या दिया? पास्ट पार्टिसिपल। हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? थर्ड फॉर्म। ये 3 टेंस बनाती है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट। किसी भी क्रिया जैसे थर्ड फॉर्म है ना, उससे पहले हैज हैव लगा दें तो प्रेजेंट का परफेक्ट बन जाएगा। अगर थर्ड फॉर्म से पहले हैड लगा दें तो पास्ट का परफेक्ट बन जाएगा। विल हैव और शैल हैव लगा दें तो फ्यूचर का परफेक्ट बन जाएगा। कितने टेंस हो गए? 3, एक इससे बनता है 4, एक इससे बनता है, कितने हो गए? 5। अब देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि ING क्रिया, ये ING क्रिया टोटल 6 टेंस बनाती है। कितने टेंस बनाती है? 6। समझ गए? कितने टेंस बना रही है? 6 टेंस बना रही है। 6 कौन से? IJMR प्लस ING कर दो, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। वाज वर प्लस ING कर दो, ध्यान से सुन लो, वोज वर प्लस ING कर दो, पास्ट का कंटिन्यूअस। विल बी शैल बी प्लस ING कर दो, फ्यूचर का कंटिन्यूअस। हो गए? फिर देखो 3 हो गए ना। फिर हैज या हैव प्लस बीन प्लस ING कर दो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हैड बीन प्लस ING कर दो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
फिर विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस आईएनजी कर दो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 6 टेंस हो गए ना। ये इंफिनिटिव जो है ये प्रेजेंट टेंस बनाती है बस। अब देखो एक वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म। फिर से रिपीट करता हूं, एक वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और टू इंफिनिटिव। प्रेजेंट फॉर्म को कह देते हैं हम फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म को हम कहते हैं सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल को कह देते हैं थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कह देते हैं आईएनजी क्रिया या फिर कौन सी क्रिया, चौथी क्रिया। ठीक है, तो ज्यादा आईएनजी क्रिया कहते हैं। और इंफिनिटिव को हम कह देते हैं टू क्रिया। कौन सी क्रिया, टू वाली क्रिया। ये 5 क्रियाएं होती हैं। अब देखो बोर्ड पे ध्यान से देखो, यहां मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपकी क्रिया सिंगुलर कौन सी है और प्लूरल। अब समझ में आएगा। क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म जिसको आप कह रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म जिसको आप कह रहे हैं ना, फर्स्ट फॉर्म यानी कि हम जिसको कह रहे हैं प्रेजेंट फॉर्म, चाहे तो प्रेजेंट फॉर्म कह दीजिए और चाहे फर्स्ट फॉर्म कह दीजिए। जैसे देखो मैं फिलहाल आपको पढ़ा रहा हूं टीच, मैं लिख रहा हूं राइट, मैं बोल रहा हूं स्पीक, ठीक है, मैं व्याख्या कर रहा हूं एक्सप्लेन। ठीक है, देखो इधर बोर्ड पे ये जितने भी वर्ड लिखे ये सारी फर्स्ट फॉर्म है, या यूं कह दीजिए ये प्रेजेंट फॉर्म है, और ये सारी की सारी प्लूरल हैं। क्या है ये सारी की सारी प्लूरल? क्या है स्टूडेंट्स? ये सब के सब ये प्लूरल हैं। क्यों? क्योंकि नियम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या कह दीजिए वर्ब का वास्तविक रूप, या कह दीजिए क्रिया का मूल रूप हमेशा प्लूरल माना जाएगा। तो हम नोट डाल के लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं दोस्तों? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या मूल रूप या वास्तविक रूप हमेशा प्लूरल माना जाएगा। हमेशा क्या माना जाएगा? प्लूरल। बात समझ में आ गई? हमेशा क्या माना जाए? प्लूरल। कौन? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या मूल रूप या वास्तविक रूप हमेशा क्या माना जाए? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब इज ऑलवेज कंसिडर्ड सिंगुलर। हमेशा क्या माना जाता है? उसको सिंगुलर माना जाता है। अब देखिए इसका मतलब ये जो एक हमने नियम सीखा या समझा, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे? कि जब भी आपको प्लूरल सब्जेक्ट दिखे मतलब फाइनल हो गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल सब्जेक्ट होने पे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे यू, वी, दे, ये क्या है? प्लूरल। तो इनके साथ वर्ब कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ऐसे कैसे आएगी? यानी इनमें एस नहीं लगेगा, ईएस नहीं लगेगा, आईईएस नहीं लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कौन से सब्जेक्ट के साथ करना है? तो उत्तर आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो देखिए मैं लिख के बता देता हूं आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यानी क्रिया, नोट अपने आप से क्वेश्चन कीजिए और रिप्लाई दीजिए। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे? तो अब देखिए उत्तर आ जाएगा हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अगर आपको यह बात याद हो गई तो देखना अब इधर मैं आपको देता हूं, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे आ गया, प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन आ गया, द स्टूडेंट्स ब्लैंक, ठीक है, द स्टूडेंट्स ब्लैंक ए मैच एवरी मॉर्निंग
अब देखो, आपको ऐसे ही प्रश्न दिया जाएगा। अभी मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले कि हमारा लक्ष्य जो है वो धुंधला नहीं होना चाहिए, हमें साफ दिखना चाहिए कि क्या करना है। तो आपको दिया क्या जाएगा परीक्षा में, सब्जेक्ट दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जाम हो तो आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा, जैसे रीट में अनसीन प्रोज पैसेज में ये टॉपिक शामिल है, तो आपको एक सब्जेक्ट दिया जाएगा बाकायदा, जैसे पिछली परीक्षाओं में हुआ है। फिर खालिस्तान दिया जाएगा क्रिया। आपको उस सब्जेक्ट की पहचान करनी है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए, अब द आर्टिकल है, स्टूडेंट नाउन है, और स्टूडेंट के अंत में क्या लगा है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट विद्यार्थी, स्टूडेंट्स बहुत सारे विद्यार्थी, तो कैसा हो गया, प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल है ना। अब अगर वाक्य का सब्जेक्ट राजा होता है, प्लूरल है, तो क्रिया भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करने की प्रक्रिया जो है उसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फिर से बोल रहा हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसको कहते हैं, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करने की प्रक्रिया जो है उसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो द स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है। अब मैं आपके पास में दो शब्द लिख देता हूं, देखो, एक है प्ले और एक है प्लेज। अब जितना सीखा उतना ही ज्ञान लगाइए। दोनों में से प्लूरल कौन, मैंने अभी तक जितना बताया उसमें क्या सीखा है, दोनों में से प्लूरल कौन, तो हमने एस वाले का तो अभी चर्चा ही नहीं की। हमने ये सीखा है वर्ब का वास्तविक रूप। देखो अभी लिखा है थोड़ी देर पहले ही, ऊपर लिखा है ना, क्या लिखा है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मूल रूप या वास्तविक रूप हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। तो अब यहां पे देखिए, प्ले ये तो है मूल रूप, है ना, और ये मूल रूप नहीं है, ये बनाया हुआ है, बनाया हुआ, इसका निर्माण हमने किया है। ठीक है ना, तो ये बनाया हुआ है, तो बनाए हुए की हमने चर्चा नहीं की। मूल रूप क्या होता है, प्लूरल। तो अब देखिए, आपको पता चल गया ये प्लूरल सब्जेक्ट है, क्रिया भी कैसे आनी चाहिए, प्लूरल। तो आपको ये छोटा सा रूल याद है कि मूल रूप हमेशा क्या होता है, प्लूरल। तो ये क्या है, प्लूरल, ये भी क्या है, प्लूरल। तो इस खाली स्थान में शब्द क्या आएगा, प्ले आएगा। ऐसे आपको प्रश्न दिया जाएगा, यानी कर्ता दिया जाएगा। कर्ता के बारे में दो चीज आपको निकालनी है, एक सिंगुलर है या प्लूरल है। क्या निकालना है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो सिंगुलर क्रिया और प्लूरल है तो प्लूरल क्रिया। अब हमने सीखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वास्तविक रूप, मूल रूप हमेशा क्या होता है, प्लूरल। तो ये कर्ता क्या था, प्लूरल, तो ये क्रिया का मूल रूप है प्ले, और प्लेज ये बनाया हुआ रूप है। तो ये मूल रूप प्लूरल है, तो हमें यहां क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा, यानी कि प्ले शब्द उत्तर हो जाएगा। तो दो में से आसानी से पता चलने लग गया, ऐसे चार में भी पता चलने लग जाएगा जब जैसे जैसे हम आगे और चर्चा करेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहे कोई सी भी लिखें, हमेशा क्या होती है, प्लूरल। अब देखो, जैसे फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की, उसमें यदि अंत में एस लगा दें, ईएस लगा दें या आईईएस लगा दें, इसको कहते हैं एस इन्फ्लेक्शन फॉर्म। आप चलो कोई बात नहीं। तो देखिए, अगर हम वर्ब का जो मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप या क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस लगा दें, ईएस लगा दें या आईईएस लगा दें, तो क्रिया बन जाती है सिंगुलर। क्रिया क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। तो देखिए, नोट डाल करके हम लिख लेते हैं, क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईईएस लगा दें तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। सिंगुलर का मतलब एक वचन, ठीक है, बन जाती है। तो सिंगुलर बन जाती है तो कैसे सब्जेक्ट के साथ आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको मूल रूप या वास्तविक रूप भी कहते हैं,
उसके अंत में क्या लगा दें, एस, ईएस और आईईएस, तो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। जैसे देखिए, अब बात ये समझा देता हूं आपको कि आप आईईएस कब लगाएं, ईएस कब लगाएं और एस कब लगाएं। तो देखो, पहला पॉइंट, रूल पहला बता देता हूं आपको, ईएस कब लगाएं, ईएस कब लगाएं, तो ईएस कब लगाएं, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। देखिए, क्रिया के अंत में एस, ठीक है, या फिर डबल एस, या फिर एस एच, या फिर सी एच, या फिर ओ, या फिर अक्स, या जेड अक्षर हो, तो ईएस लगा दो। तो क्या करना है आपको, ईएस लगा दो। देखो इधर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या, प्लूरल। जैसे मान लीजिए हमने लिखा POSSES, अंत में क्या आ रहा है, एस, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसका अगर हम क्या लगाएंगे, इसमें सिंगुलर बनानी है तो ईएस लगा देंगे, POSSE, अब डबल एस हो जाएगा। क्यों, अभी नियम बताया था मैंने, कोई भी क्रिया हो अंत में कॉन्सनेंट और उस कॉन्सनेंट से पहले क्या हो, वोवल, तो कॉन्सनेंट को क्या कर देते हैं, डबल। तो POSSE फिर डबल एस और फिर ईएस, पजिज, कंप्लीट बात। फिर देखिए, डबल एस हो तो भी यही रूल लागू होगा, SH हो, ठीक है, तो भी यही रूल लागू होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा टीच, TEACH, CH आ रहा है तो ES लगेगा, TEACHES, टीचेज। फिर जैसे मान लीजिए O आ रहा है तो भी, जैसे गो तो गोज, ES लगेगा। फिर जैसे मान लीजिए एक्स आ रहा है या जेड आ रहा है, फिक्स, तो फिक्सेज, ES लगेगा। अब देखिए, एक रूप है वास्तविक और एक है बनाया हुआ। एक हम बना रहे हैं, तो जो वास्तविक रूप है, हमने काफी बार डिस्कस कर लिया, वर्ब का मूल रूप हमेशा क्या है, प्लूरल। दो भाग हो गए ना, ये प्लूरल हैं, यानी इनका प्रयोग हमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करना है, और ये हमारा बनाया हुआ है, इसका प्रयोग हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करना है। इनका प्रयोग किसके साथ में करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो ईएस कब लगाएंगे बोलो, जब क्रिया के अंतिम अक्षर क्या हो, एस, डबल एस, SH, CH, O, अक्स और जेड, तो हमें क्या लगा देना है, ES लगा देना है। और क्रिया में बदलाव क्या होगा, लगाते ही क्रिया सिंगुलर बन जाएगी। वास्तविक मूल रूप जो था वो प्लूरल था, और ये लगाते ही क्या बन जाएगी, सिंगुलर। तो दो चीजें सीख गए। अगर वास्तविक रूप का प्रयोग करने के लिए कहा जाए तो कब करना है, जब वाक्य का कर्ता प्लूरल हो। और इसका प्रयोग कब करना है, ES वाले रूप का, इसका प्रयोग करना है हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। यानी कि जब हमारा कर्ता जो है वो सिंगुलर होगा तो हम क्रिया में S, ES और IES लगाएंगे। इतना सीखते ही इंप्रूवमेंट हो गया, गलत नहीं होगा। अब देखिए, बात करें कि ES तो लगा दिया, अब दूसरा रूल IES कब लगाएं। तो देखो, अब IES का रूल बताता हूं। IES कब लगाना है, B पॉइंट, IES कब लगाएं। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, IES कब लगाना है, क्रिया का अंतिम अक्षर, क्रिया का अंतिम अक्षर Y हो, क्रिया का अंतिम अक्षर क्या हो, Y, ठीक है। वह Y से पूर्व A, E, I, O, व U ना हो। दो चीजें याद रखनी है, क्रिया का अंतिम अक्षर Y हो, वह Y से पूर्व A, E, I, O, U ना हो, तो Y हटाकर IES लगा दो।
वाई हटाकर क्या लगा दो, IES लगा दो। अब देखिए वही दो चीजें, क्रिया का मूल रूप या वास्तविक रूप हमेशा क्या होगा, प्लूरल, और अब जो हम बनाएंगे वो क्या होगा, सिंगुलर। इसका मतलब हमें दो चीज सीखने को मिलती हैं, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो हमारे पास तो मूल रूप या वास्तविक रूप का प्रयोग करना है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमें एस वाले रूप का या ES वाले रूप का प्रयोग करना है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल क्लियर है दोनों हाथों में। जब कर्ता हमारा प्लूरल हो तो क्रिया का वास्तविक रूप या मूल रूप है उसका प्रयोग करना है, जब कर्ता सिंगुलर हो तो हमें जो वर्ब के साथ एस या ES या IES लगता है वो लगा करके प्रयोग करना है। अब ES कब लगता है जान लिया, IES कब लग रहा है ये भी जान रहे हैं। क्या होना चाहिए अंतिम अक्षर, Y। एक Y से पूर्व वोवल नहीं होने चाहिए, तो हमें Y हटा करके क्या लगा देना है, IES। जैसे देखो उदाहरण के लिए FLY फ्लाई, फ्लाई में अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, Y। Y से पहले A भी नहीं है, E भी नहीं है, I भी नहीं है, O भी नहीं है, U भी नहीं है, तो ये तो है प्लूरल। अब इसके FLIES फ्लाइज, फ्लाइज, देखो फ्लाइज ये सिंगुलर है और फ्लाई क्या है, प्लूरल। अब देखो जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे दे देता, इसका प्रयोग यानी फ्लाई का प्रयोग तो कब करना है बताओ, प्लूरल सब्जेक्ट होने पे यानी प्लूरल कर्ता होने पे। फ्लाइज का प्रयोग कब करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पे। इस फ्लाइज का प्रयोग कब करना है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब वाक्य का कर्ता सिंगुलर होगा तो फ्लाइज लिखेंगे, और अगर वाक्य का कर्ता क्या होगा, प्लूरल, तो क्या लिखेंगे, फ्लाई। जैसे मान लीजिए द बर्ड्स इन द स्काई। अब देखो इधर लिख दिया द बर्ड्स खालिस्तान, यहां आपसे क्रिया पूछी। अब परीक्षा का पैटर्न यही है, फिर से समझाता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए, लक्ष्य क्लियर कर लो। क्या दिया जाएगा, ये दिया जाएगा आपको, कर्ता दिया गया है। अब देखिए BIRD बर्ड पक्षी, BIRDS बर्ड्स बहुत सारे पक्षी, तो ये बर्ड्स बहुत सारे पक्षी हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल, प्लूरल है। अब आपको मान लीजिए मैं क्रिया दे दूं, एक फ्लाई और एक दे दूं फ्लाइज, दोनों में से कौन सी आएगी, तो शायद ही अब कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो गलत आंसर दे। अब सबको पता चल गया कि ये कर्ता जो है वो कैसा है, प्लूरल, और प्लूरल कर्ता के साथ कैसी क्रिया आती है, प्लूरल। अब प्लूरल किसको मान रहे हैं, मूल रूप को या SES या IES रूल को। तो अभी आप सबको पता है, मेरे को पता है, सब क्लियर जवाब देंगे, ये मूल रूप क्या है, प्लूरल है। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, फ्लाई आ जाएगा। अगर इसकी जगह ये होता ए बर्ड ब्लैंक इन द स्काई, अब बोलो देखें, अब क्या आएगा, अब दोनों में से फ्लाई और दूसरा है फ्लाइज, तो शायद सब स्टूडेंट आसानी से जवाब दे देंगे, दे दोगे ना। अब बर्ड, ए बर्ड एक पक्षी, सिंगुलर, यानी कर्ता कैसा हो गया, सिंगुलर। अब हमने सीखा है, क्या सीखा है, क्या सीखा है बताओ, बताइए जरा क्या सीखा, वर्ब का वास्तविक रूप तो हमेशा प्लूरल, तो फ्लाई तो प्लूरल है, एग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि कर्ता क्या है, सिंगुलर। तो कर्ता सिंगुलर है, जो कि राजा है, तो रानी भी क्या चाहिए, सिंगुलर, तो फ्लाइज क्या है, सिंगुलर। तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा, फ्लाइज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आपको यही पूछा जाएगा, दिया जाएगा कर्ता, उसकी पहचान करनी है सिंगुलर और प्लूरल, और सिंगुलर होने पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देना है, जो कि 4 ऑप्शनों में आपको दिया हुआ होगा, और प्लूरल होने पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देना है। यही बात आपको सीखनी है, जहां तक है ये सीख गए होंगे। अब जिन पर ये 2 रूल लागू नहीं हो, IES लगाने वाले और ES लगाने वाले, बाकी सब क्रियाओं के साथ S लग जाएगा, बाकी सब के साथ क्या लग जाएगा, S। तो मैंने आपको रूल बता दिया, क्रिया को सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाते हैं, ES, IES और S। ES कब लगेगा ये बता दिया, S हो,
एस एच डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, तो क्या लग जाता है ई एस। और आई ई एस कब लगता है, अंतिम अक्षर वाई हो क्रिया का, वो वाई से पहले वोवल नहीं हो, यानी ए ई आई ओ यू नहीं हो, तो क्या करना है, वाई हटा करके आई ई एस लगा देना है। अब जहां ये दोनों रूल लागू नहीं हो रहे हो वहां सबके साथ में क्या लगा देना है, एस। जब हम क्रिया में एस लगा देते हैं, क्रिया में ई एस लगा देते हैं, क्रिया में आई ई एस लगा देते हैं, क्रिया क्या बन जाती है, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पे प्रयोग करना है। और क्रिया का वास्तविक रूप, मूल रूप हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, जिसका प्रयोग हमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना है। आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। अब हमारे आगे वाले सेशन में हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, कि सब्जेक्ट पहचानना सीखेंगे। मैं आपको अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट लिखाऊंगा कि ऐसा दे दिया जाए तो वो प्लूरल है, ऐसा दे दिया जाए तो सिंगुलर है। दो चीजों में हम सब्जेक्ट की पहचान करना सीखेंगे। दो चीज हमें दी हुई मिलेंगी, कर्ता दिया जाएगा, क्रिया पूछेगा। तो हम कल आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें कर्ता की पहचान करेंगे, सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है। अच्छे से देखिए, मस्त रहिए, मस्ती से पढ़िए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। लगातार आपको टोटल ग्रामर प्लस लिटरेचर मेथड जितने भी आपके टॉपिक हैं वो पूरे के पूरे आपको मिलेंगे। थैंक यू।